कल बिहार विधानसभा का फ्लोर टेस्ट है, यानी कि बहुमत साबित करना है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार अपने दूसरे कार्यकाल में भाजपा के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाए हैं और कल उन्हें बहुमत साबित करना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन विधायकों को आपने अंगुलियों में स्याही लगाकर वोट दिया है, आज वही विधायक कहीं ना कहीं अपने नेताओं के बंधक बने हुए हैं। नेताओं ने उन्हें बंधक बनाकर एक जगह रखा है। क्या यही जो है लोकतंत्र है? आज यदि उन विधायकों के क्षेत्र की जनता उनसे मिलने आती है तो कोई भी मिलने वाला नहीं है। उनके क्षेत्र में यदि कोई घटना घटती है तो उनके मोबाइल फ़ोन जो हैं वो बंद हैं। अभी हम जहां खड़े हैं यहाँ करीब करीब सैकड़ों विधायक जो हैं वो रहते हैं। ये एमएलए फ्लैट है, एक तरीके से बंगलो, एमएलए बंगलो है। और तमाम देखिए राजद के ही विधायकों का झंडा लगा हुआ है। विधायक जी की गाड़ी देखिए, मंजू अग्रवाल विधायक हैं, शेरघाटी की विधायक हैं, गाड़ी लगी है। लेकिन विधायिका जी जो हैं वो तेजस्वी यादव के आवास में बंद हैं। ऐसे तमाम जो विधायक हैं और तमाम पार्टियों के, सिर्फ इसमें राजद ही नहीं है, भाजपा भी है, जदयू भी है, राजद भी है, यहाँ तक कि माले या कह लीजिए वाम जो हैं वो सरकार में शामिल नहीं थे, फिर भी उनके विधायक तेजस्वी के घर में शायद कैद करके रखे गए हैं। आज सुबह सुबह जब हमने तेजस्वी यादव के घर की तस्वीर जब मैं दिखा रहा था, उस समय जब आरजेडी के एमएलसी जो बिस्कोमान के चेयरमैन है सुनील सिंह, वो भी वहां पहुंचे और उन्होंने विक्ट्री दिखाई। उस विक्ट्री का मतलब यदि मीडिया में निकाला जाए तो क्या वो विक्ट्री का मतलब जो है वो अपने विधायकों को एकजुट रखने में कामयाब हुए, या उन्होंने पहले से विक्ट्री दिखा दी कि कल तो हम कोई ना कोई खेला कर देंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रमन है, वरिष्ठ पत्रकार हैं पटना के। रमन, क्या सोच रहे हैं? खेला तो देखिए मनोज जी, खेला तो जिसकी खेले की बात की जा रही थी, मुझे लग रहा है कि अब ये खेला होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आपने विक्ट्री की जो बात की है, सुनील सिंह ने जो विक्ट्री का साइन दिखाया है, तो कह सकते हैं कि उनको संतोष इसमें होगा कि उनके जो विधायक टूटने की बात की जा रही थी, कल हमने चर्चा की थी कि 12 विधायक राजद के भी इधर उधर जा सकते हैं, तो वो कामयाब ज़रूर हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि राजद जो अपने 79 विधायक हैं उनको बचाने में सफल रही है। अगर नीलम देवी की बात छोड़ दी जाए तो बगल में घर है और हिमाकत भी नहीं कर सकते हैं उनको आप लाकर। 4, लेकिन रमन कल 4 नहीं थे उनके, नीलम देवी नहीं थी, सरोजीत नहीं थे, लेकिन उस पर पटाक्षेप किया गया कि सब अपने व्यक्तिगत काम से हैं। नहीं, सरजीत ने फोन करके आला कमान को कह दिया था कि मैं व्यक्तिगत कारण से बाहर हूं, लेकिन वो भी आ जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जिस तरह से कह सकते हैं नज़रबंद, आपने फिल्मों में देखा होगा या बड़े बड़े पॉलिटिकल, बिहार के लिए ये नया चीज़ था, ये पहली बार हो रहा है। कांग्रेस के विधायक 16 चले जा रहे हैं, हैदराबाद चले जा रहे हैं, इधर बीजेपी है करी के हम शिविर लगा रहे हैं, उसके लिए बोध गया जा रही है। इधर राजद जो है अपने सारे विधायकों को, आपने देखा होगा तस्वीरों में कि उनका जो सुरक्षा प्रहरी है, सुरक्षा गार्ड है जो मिला हुआ है, वो हाथों में बैग लेकर, कोई कपड़ा लेकर सब जा रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है ना कि सब अपनी अपनी जुगाड़ में लगे हुए हैं, सब अपने अपने कुनबे को बचाने में लगे हुए हैं। राजद भी इससे अछूता नहीं है। खेला तो ज़रूर उन्होंने कहा था, अगर ये खेला बिना बोल के करते तो मैं समझता हूं कि खेला जरूर होता बिहार में। रमन, सबसे एक बड़ी बात है कि भाजपा को किस चीज़ का डर? उसके पास तो सभी ऑप्शन खुले हुए थे। देखिए, भाजपा बड़ी चतुराई से इस सब चीज़ों पर ध्यान दे रही है। मैं आपको बताऊं कि भाजपा के भी 3-4 विधायक नहीं थे शिविर में, लेकिन वो बड़ी चतुराई से सब चीज़ों पर पैनी नज़र रखी हुई है। उनको ये लग रहा है कि बीजेपी खामखा इसमें क्यों आए, क्योंकि ये सीधी लड़ाई अब है नीतीश कुमार बनाम लालू यादव। और लालू यादव ने, मैं बताऊं कि आपको, कि उन्होंने कमान संभाल ली है जब से ये खेला होने की बात हुई है। श्रवण कुमार का भी बयान आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि राजद विधायक लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, हमारे विधायकों से, लेकिन हमारे यहाँ कोई टूटने वाला नहीं है। मुझे तो ये भी पता चला था, सूत्रों से पता चला था कि बहुत बड़ी मोटी रकम की बात भी चल रही थी, पेशकश हुई थी, लेकिन कोई भी जो विधायक है नहीं चाहेगा कि भी 1.5 साल से ऊपर जो है उनका कार्यकाल बचा हुआ है तो उसको खोया जाए और एक गलत मैसेज आता है क्षेत्र
क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप चुन के आते हैं, जिस क्षेत्र की आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस क्षेत्र का, वहाँ एक गलत मैसेज जाता है। तो इससे बचने के लिए कल तक देखिए, कल तक लगातार चर्चाएं चल रही थी कि जदयू के इतने विधायक नहीं है, लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी मिल रही है कि सारे के सारे जितने भी विधायक हैं, एक तो व्हिप जारी कर दिया है पार्टी ने, जीतन राम मांझी ने भी उधर ही अपने चारों विधायकों के लिए किया है। तो सबको डर है कि कहीं ये ना हो कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, सत्ता भी ना जाए और इधर से हाथ से विधायकी भी निकल जाए। रमन, हम लोग बीजेपी की बात कर रहे थे कि जो हुआ, मैं कह रहा था कि दोनों हाथ में लड्डू है। यदि जो आपने कहा भी कि नीतीश और राजद की ये लड़ाई है, यदि सरकार जाती भी है या जाती, अब तो न एकदम आंकड़े क्लियर है, आपने कल भी बताया, हम लोग बहस कर रहे थे तो, और आज भी, लेकिन बीजेपी किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती? क्या सरकार चली जाती तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा होता? देखिए, दोनों हाथ में, आपने बताया ना कि दोनों हाथ में, अगर सरकार जाती भी है तो बीजेपी को इससे कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मध्यावधि चुनाव होंगे और लोकसभा के साथ ही चुनाव होंगे, तो जो राम राज्य की बात और जो राम राज्य की चर्चा लेकर जो बीजेपी आई है इस बार चुनाव में, तो उसका फ़ायदा ज़रूर होता। लेकिन अगर नहीं भी आते हैं, अगर मान लीजिए सरकार बच जाती है, तो मुझे वो बराबर है कि वो बयान सम्राट चौधरी का याद आता है कि हमने एनडीए में नीतीश कुमार को तो ज़रूर शामिल किया है, लेकिन 2025 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये देखिए बड़ा सवाल है, क्योंकि सम्राट चौधरी जो है बच्चे हैं नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़े ही माहिर खिलाड़ी, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि उप मुख्यमंत्री पद का भी जो चर्चा चल रहा था बिहार में, कभी रेणु देवी का नाम। जरा सा आपको रोक रहे हैं, जरा सा सम्राट चौधरी का बयान हम लोग अपने दर्शकों को निश्चित तौर पर दिखा दे। वो बयान, उन्होंने कहा कि भले हम एनडीए के साथ, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन 2025 में बीजेपी की अपनी सरकार होगी। सम्राट चौधरी को सुनवा देते हैं। तो आपने सुन लिया सम्राट चौधरी को, जिसके बारे में रमन जिक्र कर रहे थे। हाँ रमन, अब बताइए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे रेणु देवी का नाम आ रहा था, कभी सुशील कुमार मोदी का नाम आ रहा था, क्योंकि पुराने साथी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, लेकिन इन सब से हटकर जो सबसे चौंकाने वाले जो नाम थे वो सम्राट चौधरी का था, क्योंकि सम्राट चौधरी ने कहा था कि पगड़ी उसी दिन खुलेगी जिस दिन नीतीश कुमार को मैं सत्ता से उखाड़ कर फेंकूंगा। और उसके बाद जो दूसरा जो चौंकाने वाला जो नाम था वो विजय कुमार सिन्हा का था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है, कौन सी। एक तरफ उन्होंने कुशवाहा वोटर जो लवकुश समीकरण कहा जा रहा था, और एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि इसमें उपेंद्र कुशवाहा, जो अभी तक जो कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, उनको उन्होंने पीछे कर दिया। सम्राट चौधरी ने उनको पीछे कर दिया। अब पूरे बिहार में अगर कुशवाहा का कोई नेता है तो वो सम्राट चौधरी हैं। वहीं अगर विजय कुमार सिन्हा की बात की जाए, एक तीर से दो शिकार जो किए हैं बीजेपी ने। अगरी जाति, खासकर भूमिहार जाति जो नाराज चल रहे थे बीजेपी से, कहीं ना कहीं उनको फिर से अपने कुनबे में अपने साथ लाने का प्रयास किया है और सफल भी हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार विजय कुमार सिन्हा जो दौरा कर रहे हैं अपने उन क्षेत्रों में, वहाँ बहुत ज़्यादा जो भी भूमिहार बहुल क्षेत्र है वहाँ पर उनकी आगवानी के लिए लगभग हज़ारों लोग खड़े होते हैं, फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे होते। तो बीजेपी ने जो चाल चली है कि अगर नीतीश कुमार को हटाना है, कह सकते हैं ना कि लालू के कंधे पर बंदूक रखकर ये बीजेपी ने चाल चली है। लेकिन रमन, एक बात जो सर्वे में अब आना शुरू हो गई है कि बीजेपी को तो फ़ायदा हो रहा है, वो दिखाया जा रहा है कि एनडीए को नुकसान होगा लेकिन बीजेपी को फ़ायदा होगा। यानी कि यदि सीटें लोकसभा की बढ़ती हैं तो नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है, और नीतीश कुमार को नुकसान का मतलब रमन बीजेपी के सीटों पे असर पड़ेगा क्या? देखिए, नुकसान और फ़ायदे की जहाँ तक बात है तो नीतीश कुमार का आना सबसे फ़ायदेमंद इसलिए साबित हुआ बीजेपी एनडीए कुनबे में, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन की बात की जा रही थी वो अब कुनबा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, बिखर चुका है। अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि हम अकेले अपने दम पर पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, और वही कमोबेश स्थिति दिल्ली की भी होगी। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस है अब इस पूरे गठबंधन
गठबंधन में अलग थलग दिखाई दे रही है। जहां तक नुकसान की बात है, एनडीए की नुकसान की बात है, मैं बताऊं कि पिछले बार दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 17 सीट बीजेपी जीत कर आई थी, 16 सीट जदयू जीत कर आई थी, और जो चिराग पासवान थे 5 उनके सीट थे। तो वो तो है जदयू। देखिए जदयू, ये तो मुझे भी लग रहा है और जैसा कि संभावना बताई जा रही है कि जदयू को नुकसान इसलिए हो सकता है कि नीतीश कुमार की जो पलटी मारने वाली नीति है, जो अविश्वसनीयता है, जो इनक्रेडिबिलिटी है, वो अब जनता के बीच रह नहीं गए। अब जनता भी चाह रही है कि नीतीश कुमार ने जो 18 साल बिहार में राज किया है, अब वो ख़त्म हो, एक नया चेहरा आए, एक नए उत्साह के साथ, खासकर युवाओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं। और मैं बताऊं कि राजा उसी शेर को बनाया जाता है जो नौजवान होता है। बूढ़े शेर के हाथ में कभी भी जंगल की कमान नहीं दी जाती है। रमन, अंतिम एक सवाल और है। आप देखे होंगे तमाम भाजपा एक तरीके से बिहार में और जो हिंदी पट्टी क्षेत्र है वहाँ आक्रामक हो रही है क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन मुद्दा जनता के विकास का नहीं रह रहा। मुद्दा, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी मुद्दे पे हो, राम मंदिर और मोदी। क्या इस बार भी मोदी ही चुनाव का चेहरा होंगे या स्थानीय मुद्दे जो रमन छाए रहते हैं? गांव के मुद्दे कुछ अलग हैं, दिल्ली की चकाचौंध के मुद्दे कुछ अलग हैं। तो मुद्दों की राजनीति होगी ना चेहरे की राजनीति, देखिए, या मंदिर की राजनीति? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ना मुद्दे की राजनीति होगी, ना किसी विकास की राजनीति होगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो पूरे भारत में अभी राजनीति चल रही है वो मोदी के नाम की राजनीति चल रही है, राम मंदिर की राजनीति चल रही है। हम हमेशा देखते हैं कि आपने भी देखा होगा कि हर एक जो प्रेस वार्ता होती है उसमें बताया जाता है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, लेकिन हाँ किया, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है अगर वो देखी जाए तो बहुत ऐसे सारे काम हैं। जैसे रोज़गार की अगर बात की जाए, जितने युवा हैं अब वो मतलब पढ़ाई छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। मोदी जी इसमें भी कहेंगे कि हाँ हम तो स्टार्टअप योजना दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन नहीं, युवा को नौकरी चाहिए, युवा को रोज़गार चाहिए, क्योंकि परिवार जो है उसी नौकरी से चलती है, परिवार जो है उसी व्यवसाय से चलता है। पैसा, आप कहते हैं कि जीडीपी रेट जो है वो गिर गया है, जीडीपी मतलब, और आप अगर जाएं बाज़ार में जाएं तो जिस तरह से जो महंगी कीमतें हुई हैं सामानों की, उससे जो कह सकते, देखिए एक बड़ी चीज़ है कि जो बड़े व्यवसायी हैं, जो अपर कास्ट है, उनके लिए क्या है, उनके पास पैसा है, वो आराम से खा लेते हैं। जो लोअर ग्रेड में है, अति पिछड़ा, जो गरीब तबके में, जो जिनको 2 लाख जो रुपए देने की बात की गई है 94 लाख परिवारों को, उनको सरकार मदद कर रही है। लेकिन जो बीच वाले, जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उनसे जाकर पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है, क्या उनके पास बैंक बैलेंस है, क्या उनके घर में जो है अनाज है, क्या उनके पास 2 जून के कपड़े हैं, क्या सर पे छत है? आज भी वो लोग बेबस हैं, परेशान हैं, और यही कहते हैं कि जुमलेबाजी नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जुमलेबाजी इसको कह सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो कहा है, जो किया है, उसको धरातल पर उतरना भी चाहिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो धरातल पर अभी तक नहीं उतर पाई हैं। कोई भी सरकार, जब कोई भी व्यक्ति सरकार चुनता है, चाहे वो अपने राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो जिसकी चर्चा अभी कुछ देर पहले ही रमन जी ने किया कि एक मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग जो है वो रोज़गार, रोटी और मकान और उसके साथ स्वास्थ्य की चिंता करता है। और जब ये 4 चीज़ें वास्तव में धरातल पर उतरती हैं, मध्यम वर्ग को फ़ायदा होता है, तब लगता है कि सरकार काम कर रही है। दिल्ली की चकाचौंध में बैठकर बिहार के गांव की वस्तु स्थिति को हम पता नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली में बैठते हैं और उनके अधिकारी और उनके नेता जो रिपोर्ट देते होंगे वही रिपोर्ट को माना जाता है। लेकिन इसके इतर भी बिहार में, क्योंकि हम अभी बिहार में खड़े हैं, बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो बिहार में इतर समस्याएं बहुत
बहुत ज़्यादा हैं जिसे रमन ने कहा कि उसे कहीं ना कहीं धरातल पर उतारना होगा। तो इस बार जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सियासत की गलियारों में जिस कुर्सी को सौंपने आप जा रहे हैं, अपने अंगुलियों पर कालिख लगाकर उस समय, इस निश्चित तौर पर उस समय को याद कीजिएगा कि ये नेता जो आज अपने नेताओं के द्वारा बंधक बना लिए गए हैं, तो किस तरीके के ये सियासत चल रही है।